simple titration can be classified into 4 different categories. तो सिंपल टाइट्रेशन की जो 4 कैटेगरी है वो है एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. इन चारों को हम थोड़ी थोड़ी तरह से समझेंगे. एसिड बेस टाइट्रेशन सबसे सिंपल काइंड ऑफ टाइट्रेशन है क्योंकि ये एसिड और बेस के रिएक्शन को यूज़ करके किसी भी एसिड या बेस का अननोन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं. सो रेडॉक्स टाइट्रेशन दूसरे तरह का टाइट्रेशन है. इस रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन तथा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर टाइट्रेशन करते हैं. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम प्रेसिपिटेट करते हैं थोड़े टाइप का रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. इनमें से सब में टाइट्रेशन वर्ड कॉमन है. टाइट्रेशन का मतलब है किसी स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वेयर unknown concentration of a solution is determined. इसलिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं. So acid base titration. So this is the type of titration. It is used to find the concentration of an acid in a solution or vice versa. It can be a base in a solution too. The estimated value of acid in the solution can be determined by adding a solution of a standard base or a standard acid. This is a primary standard. A suitable indicator is added drop by drop to the solution whose concentration is to be determined. This helps in determining the equivalence point. अब ये equivalence point क्या है? Equivalence point is that point in a titration procedure जब हम equivalent quantities of acid और base add करते हैं such that थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. जैसे कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जहाँ पर और एक कटोरा है जहाँ पर 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है और HCl, और हमारे पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी अगर हम इन्हें मिक्स करें तो थियोरेटिकली ऑन पेन एंड पेपर हम बोल सकते हैं कि वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाता है. लेकिन अगर 10 क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और 20 क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो वो फुल्ली रिएक्ट नहीं करता. सो इक्विवेलेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेस हैव बीन एडेड and subsequently the reaction can be considered to be theoretically complete. An acid-base indicator gives different colors of different compounds. An indicator is chosen in a particular titration based on the pH range of the indicator and the pH change near the equivalence point. Indicator जो है वो equilibrium concept के ऊपर आधारित है. हर indicator को pH जो होता है, pH जो negative log of H3O प्लस और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक रेंज होता है जहाँ पर वो कलर चेंज करेगा. अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जहाँ पर कलर न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट, बट जहाँ पर एसिड और बेस इक्वल रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं कम्प्लीटली, वो एसिडिक मीडियम पर हो तो वो इंडिकेटर डिफरेंट होगा दैन अनदर वन जो बेसिक मीडियम पर कलर चेंज करे. ये हम समझेंगे थोड़ी देर. सो ये एक डायग्राम है, titration of a weak acid with a strong base. So in this diagram we can see that the indicator which is in use is actually a phenolphthalein indicator. So phenolphthalein indicator ये जो इंडिकेटर है ये कलर चेंज करेगा कलरलेस से पिंक कलर तक, एसिड से बेसिक मीडियम. सो एसिड मीडियम में अगर ये न्यूट्रल पॉइंट हो 7, एसिड में ये इसका कलर है कलरलेस, और बेसिक में इसका कलर है पिंक.
अब इसका ग्राफ समझते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये जब हम टाइट्रेशन पर यूज़ करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो सर्वदा बेसिक होता है, क्योंकि जो बेस है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड, जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हम जब ऑक्सैलिक एसिड, वीक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक टाइट्रेशन में, तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 8.3 के आसपास रहता है। ये ग्राफ है फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन हम देख सकते हैं कि पहले जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे तो फिनोफ्थलीन का कलर कुछ नहीं था, लेकिन मतलब कलरलेस था। तो यहाँ पर पूरे इसके बीच कलरलेस था, इस कॉन्सेंट्रेशन के बीच से 30 मिलीलीटर्स। सो 30 मिलीलीटर हम जब देते हैं उसका कलरलेस था। अचानक 30 मिलीलीटर से सीधा ऊपर जाके वो 6 से यहाँ पर पिंक बन गया। सो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन में इन फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है एफिशिएंट रिएक्शन के लिए। एवरी इंडिकेटर हैज़ अ डेफिनेट ग्राफ लाइक दिस। जैसे कि अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज हो तो मिथाइल ऑरेंज का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो दूसरे काइंड ऑफ एसिड और बेस के साथ यूज़ होता है। अगर मिथाइल ऑरेंज हो तो इंस्टेड ऑफ दिस ग्राफ इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वो नीचे होगा, क्योंकि वो नीचे वो हम वहाँ पर वीक बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमें नीचे की तरफ होता है और उसका इक्विवेलेंस पॉइंट करीब 4 और 6 के बीच होता है। अच्छा, सो हम अब आते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में। रेडॉक्स, ये वर्ड, ये शब्द असल में आता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिलाकर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेंट, इस रिएक्शन में हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन जान सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन करके। सो एन ऑक्सीडेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग अ रिडक्टेंट इन द रेडॉक्स टाइट्रेशन और वाइस वर्सा। An example of this can be the Fe2 plus ions estimated by titration against the acidified potassium permanganate. सो ये रिएक्शन हमने बात की थी आगे, जब सब लोग कंप्लेन किए कि पानी में आयरन ज़्यादा है और एक केमिकल एनालिस्ट ने आकर आयरन को मेजर किया। सो आयरन एक जो सैंपल था वो बहुत क्रूड सैंपल था, वो नदी का पानी और लेक का पानी लेकर लेबॉर्ट्री में गए और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया। ये मेजर किया था उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट का कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता था, वो उसे पता था। अच्छा, अब जो था वो इस रिएक्शन पर आधारित है। The reduction reaction is the first reaction which occurred, and the oxidation reaction, they occurred simultaneously. Let us discuss the reduction reaction first. So in the reduction reaction, the permanganate ion, we know the oxidation number of the permanganate ion is 7 plus. The manganese atom in the permanganate ion is 7 plus. In the acidic medium, it gained electrons and the oxidation number changed from 7 plus to 2 plus in the manganese ion. So ये था
the reduction reaction, gaining of electrons, gaining of 5 electrons. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था? फेरस जो आयन था Fe2 प्लस, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर Fe3 प्लस या फेरिक आयन बन गया. सो ये हम रिएक्शन पढ़े, अगर हम इसे कंबाइन कर दे तो हमें ये मिलेगा. और इस रिएक्शन के पोटेशियम परमैंगनेट जो कि नोन है कौन सा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, उससे हम अननोन फेरस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर रहे हैं. सो इसे कहते हैं परमैंगनोमेट्रिक टाइट्रेशन. सिमिलरली पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑब्वियसली देयर इज़ अ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम डाइक्रोमेट, and we know dichromate 2 माइनस, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और ये नीचे जाकर हो जाता है क्रोमियम +3 पर. अब हम आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट में जो हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके थे, वो है इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशंस चेंज कलर ड्यू टू द चेंज इन pH. What is pH? pH actually comes from the German word potens of hydrogen. The potens means the potential of hydrogen or the extent of hydrogen जो solution में है. तो एवरी सोल्यूशन, एसिड हो या बेस हो, सब में हाइड्रोजन आयंस रहते हैं. हम pH मेजर करने के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर को हम देखते हैं कि Kw जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Kw, इसका वैल्यू आता है 10 to the power of -14. सो 10 to the power of -14 हो गया H3O प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट. लेकिन वाटर तो न्यूट्रल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में सेम है. तो अगर H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो हम कह सकते हैं H3O प्लस is equal to OH minus, which implies that both of them have half of that of 10 to the power of -14, which is equal to 10 to the power of 10 to the power of the -7. ये हम log से निकाल सकते हैं. These are called the acid-base indicators. They are usually acids or bases, but their conjugate base or acid forms have different colors due to difference in the absorption spectrum. ये एक नेचुरल एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं. ये है हाइड्रेंजिया फ्लावर. हाइड्रेंजिया फ्लावर एक वाइट कलर का फ्लावर होता है जनरली, जो कि फार्मलैंड्स और बहुत सारे जगह पर आर्टिफिशियली हम ग्रो कर सकते हैं. ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है. इसमें एक पिगमेंट है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है. अगर हम एक सॉइल में ग्रो करें, उसमें हम उसके कलर देखकर बोल सकते हैं कि सॉइल का pH क्या है. अगर वो डीप ब्लू कलर हो तो हम कह सकते हैं कि वो एसिडिक है. अगर वो डीप पिंक हो तो हम कह सकते हैं कि वो बेसिक है. और अगर वो पर्पल हो तो हम कह सकते हैं कि वो इन द मिडल है कहीं तक. लेकिन हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर काफ़ी ऐसा हो सकता है और वो आधारित है एसिड और बेस पर. हाइड्रेंजिया में असल में ये जो पिंक कलर होता है ये सभी एसिड में ही है. ये बेस का हमने यहाँ दिखाया नहीं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है. ये एसिड का ही डिफरेंट pH हम मेजर कर सकते हैं.
Indicators in acid-base titration. Number one, phenolphthalein. Acid-base indicators are sensitive to the pH change, as we saw before. For most acid-base indicators, it is possible to select the indicators which exhibit color change in pH close to the equivalence point. जैसे हमने कहा कि अगर ऐसा ग्राफ है तो ये होगा phenolphthalein का ग्राफ और ये होगा मिथाइल ऑरेंज का ग्राफ 0 to 7 to 14. तो we phenolphthalein, methyl orange. We'll discuss here only about two indicators, phenolphthalein और methyl orange. Phenolphthalein. Phenolphthalein एक weak acid है and therefore it does not dissociate in the acidic medium and remains in the unionized state. तो ये जो complex structure है phenolphthalein का, ये हम laboratory में बना सकते हैं. Phenolphthalein बनाया जाता है thalic acid से. Thalic acid थैलिक एसिड ये एसिड है जहाँ पर वन इसे साइड्स का साइंटिफिक नाम होगा 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ये थैलिक एसिड जो है इसको हम पहले डिहाइड्रेट करते हैं. डिहाइड्रेट हम कुछ भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि P2O5 और एंड हीट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. इसमें एनहाइड्रेट पहले फॉर्म होगा. एनहाइड्रेट कैसे फॉर्म होता है? ये OH2 निकल जाएगा. सो इसमें निकलने के लिए पहले मैकेनिज़्म होगा ऐसे एक स्टेप में. सो यहाँ पर एनहाइड्रेट बन सकता है ऐसे. ये जो है इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड. अब वो थैलिक एनहाइड्राइड ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है इसको रिएक्ट करते हैं 2 वॉल्यूम्स फिनॉल के साथ. इसमें 2 वॉल्यूम्स फिनॉल है और थैलिक एनहाइड्राइड है. ये 2 वॉल्यूम फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्ट करके डिहाइड्रेट होकर फिनोफ्थलीन बनाते हैं. सो यहाँ पर भी हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ये डिहाइड्रेट होकर बन जाएगा थैलिक सॉरी ये डिहाइड्रेट होके बन जाएगा फिनोफ्थलीन. तो फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं. ये है फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन का एक थ्योरी है और वो है द क्विनोनॉइड एंड बेंजोनॉइड थ्योरी ऑफ फिनोफ्थलीन. ये जो थ्योरी है फिनोफ्थलीन का वो है कि जब हम एसिडिक मीडियम में देते हैं तो फिनोफ्थलीन कलरलेस एक सॉल्यूशन के रूप में रहता है. दिस इज़ बिकॉज वो एक एसिड है और एसिड द बेंजोनॉइड फॉर्म में वो रहता है और इस बेंजोनॉइड फॉर्म में वो उसका सब ऑक्सीजन प्रोटोनेट होकर आता है. यहाँ पर ये है फिनोफ्थलीन का बेंजोनॉइड फॉर्म. फिनोफ्थलीन का बेंजोनॉइड फॉर्म
और इसमें हम देख सकते हैं कि एवरी ऑक्सीजन एटम इज़ प्रोटोनेटेड। नाउ अगर ये सब ऑक्सीजन एटम प्रोटोनेटेड हो तो ऑब्वियसली इसका कलरलेस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम नहीं देख सकते, या फिर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन यहाँ पर एब्सेंट है, असल में एब्सेंट। और ये जो हम देख सकते हैं कलरलेस इन एसिड, अगर हम बेस दे दें जैसे कि हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है कि ये पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को निकालता है। सो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल गया तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है, ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है यहाँ यहाँ, और यहाँ जब जाता है ये बॉन्ड खुलकर आ जाता है यहाँ, और फिर ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ, और ये आ जाता है यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को उठा लिया, और OH जो बॉन्ड था वो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ऐसे ही हम फिनोल्फ्थालीन के दूसरे फॉर्म पर जाते हैं जो है क्विनोनॉइड फॉर्म। ये क्विनोनॉइड फॉर्म अल्कलाइन मीडियम में पाया जाता है, और ये पिंक कलर का होता है। So in the acidic medium, the equilibrium shifts to the left. In the alkaline medium, the ionization of phenolphthalein increases considerably due to the constant removal of the protons or H plus ions released by the HPH from the HPH by the OH minus ions. So ये HPH है, ये colorless form होता है, colorless, और ये डिसोसिएट होता है H प्लस और PH माइनस में। NaOH एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ये फर्निश करता है OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस H प्लस को से रिएक्ट कर वाटर बनाता है, रिमूव करता है H प्लस को सोल्यूशन से, तो PH माइनस रिमेन होता है जो कि पिंक कलर का होता है, पिंक। when OH minus concentration is increased. For a weak acid versus a strong alkali, phenolphthalein is the most suitable indicator. Good example we already discussed. It is sodium carbonate, which is a weak base, and HCl, which is a a weak acid, which is C double bond oxalic acid, जो कि एक weak acid है, oxalic acid। और नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट बेस से 7 pH के ऊपर रहता है, मतलब अल्कलाइन में रहता है। और फिनोल्फ्थालीन ने हमने देखा कि वो ग्राफ अल्कलाइन में इक्विवेलेंस पॉइंट हो तो एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में सुविधा होता है, instead of methyl orange which has a graph like this. So ये हम देख सकते हैं कि नीचे फिनोल्फ्थालीन और एसिड और बेसिक में कैसे होते हैं, ये हम दिखाएंगे after in the when we show the practical of the procedure. Next we come to methyl orange. Methyl orange is a weak base and is yellow in color in the unionized form. Sodium salt of the methyl orange is represented as follows. Methyl orange chemically एक azodie है. Azodies are those compounds which have actually historically been the breakthrough of organic chemistry. Organic chemistry पहले जो लाइफ का स्टडी हुआ करता था वो असल में कमर्शलाइज हुआ ये डाई बनाने में। एजोडाई बहुत प्रकार के होते हैं। ये एजोडाई हम जानते हैं क्योंकि ये एजो ग्रुप है, N डबल बॉन्ड N ग्रुप। ये एजोडाई का बहुत सारा कलर होता है, जैसे इट कैन बी बटर येलो, इट कैन बी ब्रिलियंट ऑरेंज एक्सेट्रा। मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा डाई है जो कि इंडिकेटर का ही काम करता है। द आयन फॉर्म फ्रॉम द इंडिकेटर इज एन एक्टिव स्पीसीज विच ऑन एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन दैट इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस वो होता है जो
एनी कंपाउंड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो ही ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस होता है। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड होता है जो प्रोटॉन दे दे। अगर कोई स्पीशीज़ प्रोटॉन अपने से निकाल के सॉल्यूशन में फेंक देता है तो वो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड हो जाता है, और अगर वो प्रोटॉन को ले लेता है तो वो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस होता है। तो it changes from the benzenoid to the quinonoid form. Here we can see the benzenoid form is this, which is yellow in color, and this is the quinonoid form, which is pink in color. And it's worth mentioning here that the yellow color is occurring in an alkali, which is the basic medium, and the quinonoid form is occurring in the acid medium. यहाँ पर हम डाई देख सकते हैं, डाई एक पाउडर है। So the apparatus which is typically used in volumetric analysis. Volumetric analysis एक बहुत ही लंबा और प्रोसीजर होता है, लेकिन सिंपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सम apparatus यूज़ होता है जो कि लेबोरेटरी में पाया जा सकता है। पहले apparatus को कहते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट एक कांच का लंबा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर इनसाइड बिल्कुल हॉलो है और यूनिफॉर्म थिकनेस का है। इस डिवाइस में ग्रेजुएशन जो होता है वो वैरी करता है। जनरली मेजॉरिटी ऑफ ब्यूरेट्स हैव ईच सब डिविजन ऑफ 0.1 मिलीलीटर्स। इस 0.1 मिलीलीटर का खास बात है कि ब्यूरेट में ग्रेजुएशन जो कि ऐसा लाइन जो मेजरमेंट है ये ऊपर से नीचे तक इंक्रीज़ होता है। ब्यूरेट में थोड़े प्रिकॉशंस है जो टाइट्रेशन में हमें मेंटेन करना होता है कि कोई ड्रॉप्स नहीं लगना चाहिए ब्यूरेट के अंदर, क्योंकि उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो ब्यूरेट के अंदर है वो चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई ड्रॉप्स ऑफ एनी फॉरेन केमिकल या वाटर रख दे तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ ऑफ द compound, unknown compound decreases per unit volume. तो ये थोड़े precautions है। Therefore ब्यूरेट को यूज़ करने से पहले हमें उसको रिंस करना होगा। रिंस कैसे करते हैं? स्टॉप कॉक को पहले खोलते हैं, फर्स्ट टैप वाटर से हम उसमें डालते हैं, घुराते हैं और फेंक देते हैं, फिर डिस्टिल वाटर देते हैं, सेम करते हैं, फेंक देते हैं, और फिर हमको टाइट्रेंट केमिकल उसमें भरना होगा। टाइट्रेंट केमिकल क्या है? जो केमिकल ब्यूरेट में है। टाइट्रेंट जनरली हम टाइट्रेंट को उस केमिकल में रेफ़र करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, लेकिन हम काफ़ी समय अननोन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन को भी ब्यूरेट में डालते हैं, लेकिन जनरली ब्यूरेट का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है और उसे टाइट्रेंट कहते हैं। सो यहाँ पर एक और प्रिकॉशन जो है वो है कि एयर बबल्स नहीं होना चाहिए कभी भी। यहाँ पर हमें स्टॉप कॉक जो है, इस स्टॉप कॉक को खोल अच्छे से बंद करना चाहिए और यहाँ तक सोल्यूशन आना होगा। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कैसे टाइट्रेशन करते हैं। आफ्टर वी हैव रिंस्ड एंड ऑल द इनिशियल प्रोसीजर्स हैव बीन कंप्लीटेड, हम इसमें केमिकल भरते हैं जो उसको टाइट्रेंट कहते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें जनरली पता होता है, बट इन सर्टन केसेस वी मे नॉट ऑल्सो, वी मे स्विच द पोजिशंस ऑफ द टाइट्रेंट एंड द एनालाइट कहते हैं अदर केमिकल को जो नीचे फ्लास्क में रहते हैं। यहाँ पर हम घुमाते हैं टू prevent any drop sticking on the sides, and subsequently we mount it on the stand. यहाँ पर टाइट्रेशन का प्रोसीजर दिखाया गया है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है या ये कि पैरेलैक्स एरर नामक एक प्रॉब्लम होता है जो हमें अवॉइड करना होगा। पैरेलैक्स एरर होता है बिकॉज water has a very comparatively has a low surface tension. Because of this water का जो surface का molecules है वो spread करके ग्लास के साइड को टच कर देता है, इसीलिए ऐसा बेंड और कॉन्केव टाइप ऑफ मेनिस्कस बनता है। ये सरफेस को मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस का ऊपर और नीच होता है। ये है ऊपर
ये है अपर रीडिंग और ये है लोअर रीडिंग ऑफ द मेनिस्कस। ये सिचुएशन के ऊपर हमें मेजर करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है और यहाँ पर हम मेनिस्कस को क्लियरली देख सकते हैं। ये वाटर है और वाटर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड का दो मेनिस्कस हम देख पाते हैं, एक है ऊपर का मेनिस्कस जिसे कहते हैं अपर मेनिस्कस और एक है लोअर मेनिस्कस। इस अपर जो मेनिस्कस है हम दोनों मेनिस्कस को ही देख सकते हैं वाटर में। अब जो अपर का मेनिस्कस हम देख सकते हैं वो असल में हम मेजर करते हैं, उसका लेवल मेजर करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और लोअर मेनिस्कस को हम जनरली मेजर नहीं करते। लोअर मेनिस्कस जो है वो मेजर किया जाता है ओनली फॉर कलर्ड लिक्विड्स, जहाँ पर अपर मेनिस्कस को हम लोअर मेनिस्कस को हम देख नहीं पाते। लोअर मेनिस्कस को हम मेजर करते हैं ओनली फॉर कलर्ड वाटर बिकॉज वी कैन सी द लोअर मेनिस्कस। इसका साइंटिफिक जो रीज़न है वो है कि सिंस इसका सरफेस कॉन्केव है तो ये एक ऐसे उठ जाता है और इसके लिए हमें इस लोअर साइड को मेजर करना होता है वाटर के लिए। लेकिन अगर वो ये कलर्ड हो जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, हमें लोअर दिखेगा ही नहीं, हमें सिर्फ अपर दिखेगा और हम अपर ही मेजर करते हैं उस समय। सो ये पैरेलैक्स एरर जो है वो हम बात कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर से देखें तो हम इस साइड से देखेंगे, अगर हम नीचे से देखें तो हम इस साइड से देखेंगे। तो ये सब गलत है, रॉन्ग। सभी है एकदम स्ट्रेट देखना, जो मेनिस्कस हमें देखना है। अगर हम ऊपर के मेनिस्कस से देखना चाहते हैं, अगर ये कलर्ड लिक्विड होता तो हमें ऊपर का मेनिस्कस देखना होता, क्योंकि नीचे का मेनिस्कस हम देख ही नहीं पाते, तो हमें आँख यहाँ पर रखना होता फॉर कलर्ड लिक्विड्स। दिस इज़ ट्रू फॉर कलर्ड एंड दिस इज़ फॉर कलरलेस। बट ये नीचे नहीं देखना है हमें, कलर्ड के लिए सामने नहीं देखना है, ऐसे विजन को ऐसे जाना होगा। सो प्रिकॉशंस, ब्यूरेट यूज़ करने के थोड़े प्रिकॉशंस ऑब्वियसली है। पहले एक प्रिकॉशन है कि स्टॉप कॉक को लीक नहीं करना है। Remove the funnel immediately after filling the burette. Do not allow any air bubbles to remain inside. Always use the anti-parallax card. ये anti-parallax जो कार्ड है ये हम दिखाएंगे बाद में। ये एक ऐसा एक कार्ड होता है, ये कार्ड को हम फोल्ड करते हैं हाफ में और दो कट्स बनाते हैं यहाँ पर, कि जब हम खोलते हैं वो ऐसे दो कट है, यहाँ पर हम ब्यूरेट को इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। और ये पैरालैक्स एरर अवॉइड करने के लिए एक एफिशिएंट उपाय है। लेट नो ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन बी हैंगिंग एट द टिप ऑफ द ब्यूरेट एट द एंड पॉइंट। सो ये थोड़े प्रिकॉशंस है यहाँ पर। और पिपेट, पिपेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन को उठाने में इस्तेमाल होता है। ये जनरली जो फ्लास्क में और नीचे जो केमिकल रहता है जिसे एनालाइट कहते हैं जनरली इन द फ्लास्क केमिकल, जिसको एनालिसिस हम करते हैं, ये जनरल टर्म्स में, जो ऑलवेज वी डोंट डू दैट। ये हम सक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये सक्शन प्रिंसिपल हम दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर एक जन अपने मुंह में पिपेट को लेता है और यहाँ पर सक करता है, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पर उठेगा ऊपर से, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने के कारण यहाँ पर लिक्विड विल राइज। और सब्सिक्वेंटली ऐसे उंगली रखना होता है और धीरे से उंगली को हटा कर इस लेवल पर लाना होता है। ये है ग्रेजुएशन। इसका मेजरमेंट है 25 cc और 20 cc, whatever the pipette says. If this pipette says that it is a 25 cc pipette, then this point will be 25 cc. If it is a 20 cc pipette, it will be 20 cc. और ये हम पुट करते हैं अर्लीमायर फ्लास्क में। ये है एक ड्रॉपर। ये ड्रॉपर से हम ही टाइट्रेशन करेंगे प्रैक्टिकल में। ये ड्रॉपर जो है इसका ये बल्ब है और इस ड्रॉपर का
जो ग्रेजुएशन होता है वो वैरी करता है। ये एक स्मॉल ड्रॉपर है, लंबा ड्रॉपर भी होता है और ड्रॉपर का बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट होता है। एक ग्रेजुएशन जनरली 0.05 मिलीलीटर तक भी जा सकता है। अब हम आते हैं केमिकल बैलेंस पर। केमिकल बैलेंस जो है वो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड टू मेजर द केमिकल इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। केमिकल बैलेंस में प्रिसिशन बहुत ही अच्छा होता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 0.02 ग्राम्स प्रिसिशन में रहता है। मतलब अगर आप 3 बार एक केमिकल को वे करेंगे तो वेट डिफरेंस बिटवीन द केमिकल्स विल बी वेरी स्मॉल, ओनली अबाउट 0.02 मिलीग्राम्स grams, sorry, 0.02 grams, and the accuracy will also be very high, about 0.1 gram approximately. So केमिकल वेइंग बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है इस रीज़न के लिए। और आपका तो आज जो बैलेंस यूज़ करते हैं वो तो और भी अच्छा है। वो तो 0.2 मिलीग्राम तक बैलेंस को हम प्रिसिशन ले सकते हैं। और इतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स जनरली हम केमिकल बैलेंस में अभी ला सकते हैं, लेकिन अब दिस इज़ बीइंग स्विच्ड फॉर द लेबोरेटरी इलेक्ट्रिक बैलेंस विच वी सी ऑन द राइट। इसका पार्ट्स है जैसे कि पहले ही ग्लास बॉक्स। द ग्लास बॉक्स का मेन प्रिंसिपल है कि कोई हवा या धूल कुछ भी अंदर जाकर बैलेंस को ख़राब ना कर दे या मेजरमेंट में कोई खामी ना आए। ये जो नॉब है यहाँ पर नीचे, इस नॉब को हम कहते हैं अरेस्टिंग नॉब। इस अरेस्ट नॉब को जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बैलेंस, तब अरेस्ट नॉब को हम घुमाकर ये जो प्लेट्स है इनको उठा देते हैं, सो दैट द टेंशन विच इज़ इन द बीम्स दीज डोंट डैमेज द इंस्ट्रूमेंट। ये बैलेंस जनरली हम आज यूज़ नहीं करते बहुत। हम आर्टिफिशियल बैलेंस जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिजिटली हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी सिमिलर ग्लास बॉक्स का फंक्शन है। ये प्लेट जो है ये जनरली इनर्ट मेटल से कोट किया जाता है, जैसे निकल या प्लैटिनम। ये वेट बॉक्स है। वेट बॉक्स से हम वेट को लेते हैं केमिकल का। ये वेट बॉक्स का रेशियो जो है वो असल में वो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, 5:2:2:1 और 50:20:10:10:5। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है हर 50:10:20:20:10:5 और या 100:50:20:20:10:5:2:1। ये जनरली कोटेड होते हैं सिल्वर या प्लैटिनम, जो कि नोबल और इनर्ट मेटल है, सो दैट दे डोंट गेट कोरोडेड ओवर टाइम। और ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये एल्युमिनियम के बने हैं। ये 1 ग्राम से कम वेट के हैं, जैसे ये हो सकता है 500 मिलीग्राम्स और ये है 200 मिलीग्राम्स। ये वो 200 मिलीग्राम्स, 100 मिलीग्राम्स, 1 मिलीग्राम ऐसे। अब हम फाइनली आते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है। कॉन्सेंट्रेशन पता होना दो तरह के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, the primary standard and the secondary standard solution. So primary standard solution is a reagent which is generally representative of the number of moles the substance contains and can be easily weighed. A primary standard is a reagent that's stable, it's not a hydrate, has no water of hydration and has a high molecular weight. जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो जनरली हाई लेवल ऑफ प्योरिटी का होता है। इट इज़ ईजिली अवेलेबल, लो रिएक्टिव एंड हाई इक्विवेलेंट वेट। इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड इन एक्सपेंसिव, जो यहाँ पर लिखा है।
ये ऑब्वियसली प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें लगता है वो कि है ये नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव क्यों हो? क्यों हम एक बार जब उसका सोल्यूशन बनाएंगे और लेबोरेटरी में रखेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, हम उसको लेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं इस बीकर में 10 मोल सोडियम कार्बोनेट 10 मोल और 0.2 मोलर सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का है, तो हम को 2 दिन बाद भी बोल सकते हैं कि 0.2 मोलर ही है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन सर्टेन अदर सोल्यूशंस है जो चेंज हो जाते हैं। इन प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कभी भी डेलिक्वेसेंट या हाइग्रोस्कोपिक नहीं होंगे। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस का मतलब है जो अगर हम एनवायरनमेंट में रख दे तो वो वाटर सराउंडिंग से अब्जॉर्ब कर कर खुद पानी पानी हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो हम एक पैलेट रख दे टेबल में, कुछ देर बाद वो सोल्यूशन हो जाता है। सिमिलरली हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जैसे सिलिका बैग्स जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ मिलता है, जो वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है, वो नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अदर्स इंक्लूड इनएक्सपेंसिव nature, non-toxicity. These are used primary because we use them for measuring the concentration of an unknown solution. So it और बहुत ही important finally है कि वो reactive होना चाहिए instantaneously with the other substance. It should not face any kind of problem in the reaction. The substances which are commonly employed as primary standards are mentioned below. So acid base reactions के लिए sodium carbonate, sodium tetraborate, which is borax also. We know this compound is borax. Potassium hydrogen phthalate, potassium hydrogen iodate, etc. Acid base reactions. Complex formation reaction होते हैं जहाँ पर complex बनते हैं, ये सब metals हम लिखे हैं. Precipitation reaction ये सब जो है एक आयरन द पॉजिटिव चार्ज प्रिसाइसली कैन कॉज अ प्रेसिपिटेट टू फॉर्म. फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट अगर हम HCl से मिक्स करें तो प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसे हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एट्सेट्रा, ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिनके कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते और हम लेबल कर सकते हैं और इन्हें रख सकते हैं लेबोरेटरी में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो केमिकल स्टैंड का कॉन्सेंट्रेशन कभी फिक्स नहीं होता. वो secondary they can be used to caliber analytical method. They used to generally and in analytical methods to measure their concentration. We use the primary standard which we discussed before to measure the concentration of these secondary standard solutions. Secondary standard solutions do not have the properties of primary standard solution. They are very crude sources may be available, for example pond water as I discussed before. Then next the secondary standard solutions mean have their concentration change over time. For example सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेबोरेटरी में एक सोल्यूशन बना के रख दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और प्रेसिपिटेट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में. सो इसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्वेसेंट भी है. सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डेलिक्वेसेंट और इफ्लुएसेंट या हाइग्रोस्कोपिक ये सब प्रॉपर्टी रहता है जनरली, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है. Properties of secondary standard solution. Secondary standard solution has a certain properties. It has less purity than the primary standard. It has a very crude source, any source, because we don't know its concentration. We are taking it from some source and measuring its concentration. Less stable and more reactive than primary standard, but its solution remains stable for a long time. Okay, ये long time ये असल में एक comparative term है. कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, कुछ और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में है. Titrated against the primary standard. The primary standard has a fixed known concentration and the secondary standard does not have a known concentration. So we use a primary standard to find out the concentration of the secondary standard.
ये सर्टन डिफरेंसेस है जो डिस्कस किया गया है पहले ही प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के हाइड्रोस्कोपिक लेस और नॉट रिएक्टिव। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन के बाद मेथड में, और वील मेक make the primary standard solution using sodium carbonate, which we use in the subsequent video for titrating against hydrochloric acid using phenolphthalein as the indicator, a practical experiment. Thank you.